तो फाइनली इतने भागा दौड़ी और मुसीबतों के बाद अपनी पूरी बैंड ऑफ द हॉक्स मिडलैंड के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं सही सलामत। ऑल्दो वेल्ड के हमले की वजह से काफ़ी सारे बैंड मेंबर्स मारे जा चुके थे, लेकिन जितने भी लोग बचे हुए थे उन सब के चेहरे पे एक अजीब सा होपलेसनेस और कन्फ्यूजन छाया हुआ था जब से उस वेल्ड ने ग्रिफिथ का हाल सबके सामने रिवील कर दिया था, क्योंकि ये सारे लोग ग्रिफिथ के होप की वजह से ही इतना मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब जब वही नहीं रहा तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। इधर कास्का भी ये डिसाइड नहीं कर पाती कि अब आगे क्या करना है, बैंड ऑफ द हॉक्स को डिसबैंड करना है या नहीं। फिर गट्स और कास्का का इस पे बात होता है कि उन्हें कुछ भी डिसाइड करने से पहले एक बार ग्रिफिथ का इच्छा भी जान लेना चाहिए, क्योंकि उसी ने ये पूरी टीम बनाई थी। और इधर हम देखते हैं कि जो ग्रिफिथ है वो शुरू से ही गट्स और कास्का के बीच का ये जो बॉन्डिंग है वो नोटिस कर रहा होता है, एंड ये चीज़ वो स्टार्टिंग से कर रहा है जब से उसे रेस्क्यू किया गया है। तो उसके बाद कास्का ग्रिफिथ के पास जाती है उसका हाल वगैरह चेक करने के लिए और पट्टियाँ वगैरह चेंज करने के लिए, लेकिन तभी ग्रिफिथ अपने आप को कास्का के ऊपर फोर्स करने लग जाता है और कास्का भी उसके इस हाल को देखते हुए कुछ बोलती नहीं है। दूसरी तरफ गट्स और जूडियो बात करते हैं कि अब आगे क्या करना है। गट्स ने तो कुछ सोचा नहीं होता, लेकिन जूडियो बताता है कि वो जितने भी बचे खुचे मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर एक बैंडिट्स का ग्रुप बनाएगा ताकि वो लंबे समय तक ग्रिफिथ का ध्यान रख सके। तो गट्स इस पे कहता है कि तो ठीक है, तो मैं भी आ जाता हूँ तुम लोगों के साथ, लेकिन जूडो उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि ये उसकी जगह नहीं है और ना ही वो ऐसे कभी भी जी पाएगा। एंड वो गट्स को अपने साथ कास्का को भी ले जाने के लिए कहता है, मतलब भगा के, क्योंकि वो भी एक बढ़िया लाइफ डिज़र्व करती है। फिर गट्स का पूरा राइडर्स का जो टीम होता है वो गट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप फिर से टीम छोड़ के जाने वाले हो तो प्लीज़ इस बार हमें भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि हम सभी आपको फॉलो करना चाहते हैं। तो गट्स ये सब सुन के ये सोचने लग जाता है कि यही जो है वही उसका फैमिली है, सो वो नहीं चाहता फिर से इन सब लोगों को छोड़ के जाना। फिर इधर हम देखते हैं कि कास्का रो रही होती है, तो गट्स जब पूछता है कि क्या हुआ तो कास्का बताती है आई एम सॉरी गट्स, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि ग्रिफिथ अब पहले जैसा नहीं रहा। वो काफ़ी छोटा हो चुका है। वो बड़ा सा प्राउड ग्रिफिथ जिसको देख के लगता था कि वो एक दिन पूरी दुनिया जीत सकता है, वो अब अपने पैरों पे खड़ा तक नहीं हो सकता। इसलिए मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। यहाँ पे कास्का बेसिकली गट्स के साथ अपने घर बसाने के सपने को त्यागते हुए ये कह रही है। तो इस पे गट्स कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि अब से मैं भी तुम लोगों के साथ ही रहूँगा, लेकिन कास्का उसे मना कर देती है ये कहते हुए कि नहीं, तुम फिर से किसी दूसरे के सपनों के लिए नहीं जियोगे। तुमने ही कहा था ना उस दिन कि अगर तुम ग्रिफिथ के सच्चे दोस्त हो तो तुम जाओगे अपने खुद के सपने की तलाश में, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो। और कास्का की ये बातें ग्रिफिथ भी सुन लेता है, जिसकी वजह से उसे उसका पुराना सेल्फ याद आ जाता है, जो उससे फिर से अपने गोल्स और अपने खुद के किंगडम बनाने के ड्रीम को याद दिलाता है। और फिर ग्रिफिथ एकदम से डेस्परेट होकर चीखने लग जाता है और किसी तरह जिस घोड़ागाड़ी में वो पड़ा हुआ था उसको लेके भागने लगता है, जिसे देख गट्स भी उसके पीछे पड़ जाता है उसको रोकने के लिए। इधर ग्रिफिथ मन ही मन सोचने लग जाता है कि अरे हाँ, मैंने तो काफ़ी रेस्ट कर लिया, मुझे अब जाना होगा, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अभी भी उसे पा सकता हूँ, उस सपने को। इस छोटे से मोमेंट में ग्रिफिथ एक सपना देखता है जिसमें कि वो काफ़ी समय बाद एक घर में है एंड कास्का वो उसकी वाइफ एंड केयर टेकर है और उन्होंने बैंड ऑफ द हॉक्स को काफ़ी समय पहले ही छोड़ दिया था और एक काफ़ी नॉर्मल सी ज़िंदगी काट रहे थे। उनका यहाँ तक कि एक बच्चा भी होता है जिसका नाम गट्स है। एंड ग्रिफिथ इस सपने से रियलाइज़ करता है कि शायद बिना ड्रीम्स और गोल्स के एक नॉर्मल लाइफ जीना उतना भी बुरा नहीं है। एंड फिर ग्रिफिथ की आंखें खुलती है प्रेजेंट में, जहाँ वो एक शैलो लेक के किनारे पड़ा हुआ होता है एंड गिरने की वजह से उसके हाथ पैर पूरा डिसलोकेट हो चुका होता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत कमज़ोर हो गया था। एंड फिर उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। उसका नज़र पड़ता है एक लकड़ी के नुकीले टुकड़े में। वो उसमें अपना गला घोंप के अपनी जान लेने का कोशिश करता है, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसा कर पाए। उसका बस गला छिल जाता है। लेकिन फिर वो देखता है पानी में कुछ है। वो जब उसे निकाल के देखता है तो वो था उसका वही क्रिम्सन बेहेलिथ। ये एक्चुअली इसके पास से तब अलग हुआ था जब इसे उस काल कोठरी में टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो कि ये घूम फिर कर उसके मालिक के पास वापस आ ही गया।
उसका नज़र जाता है आसमान की तरफ और वो देखता है। इधर गट्स और बाकी सब लोग ग्रिफिथ के पीछे आ रहे होते हैं एंड गट्स को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब जो हो रहा है उसमें उसकी गलती है एंड उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। लेकिन तभी उसका भी नज़र जाता है आसमान की तरफ एंड फिर फाइनली हम सब लोग देख पाते हैं कि वहाँ सूर्य ग्रहण लगने वाला था और हम ये भी देखते हैं कि होराइजन की तरफ काफ़ी सारे अजीबोगरीब बीइंग्स खड़े हुए हैं। इधर गट्स ग्रिफिथ को खोज लेता है एंड उसको बचाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन ग्रिफिथ वो गट्स को अपने से दूर जाने के लिए कहता है। एक्चुअली वो इन सब के बाद से गट्स से सबसे ज़्यादा हेट करने लग जाता है क्योंकि उसके लिए इन सब की वजह गट्स ही था। सो वो नहीं चाहता था गट्स के पास रहना एंड यही हेट्रेड वाली फीलिंग के साथ ग्रिफिथ का खून उसके बेली के ऊपर पड़ता है और बस। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपना रिकट जो था, हाँ वही जो बंदा बैंड के बाकी मेंबर्स के साथ पीछे रुका हुआ था, लेकिन वहाँ पे कई सारे अपोस्टल्स ने आके धप्पा बोल दिया था और सबके एल लगा दिए थे मगर तभी अपने गीगा चैड स्कल नाइट ने आके रिकट को बाल बाल बचा लिया था, लेकिन बाकी लोग नहीं बच पाए। एंड अब वो सही सलामत कुछ भले व्यापारियों से लिफ्ट लेके मिडलैंड बॉर्डर पे फाइनली पहुंच जाता है। वो व्यापारी लोग इतने भले थे कि वो उसे एक मैजिकल पाउडर भी देते हैं जो कि किसी भी इंजरीज को चुटकियों में हील कर सकता था एंड ये जो पाउडर है ये आगे काफ़ी काम आएगा। बाय द वे ये जो मेडिसिन है ये एल्फ फेरीज के विंग के डस्ट से बना है एंड यहाँ पे हमें एक देखने को भी मिलता है, मगर नहीं मैं अभी नहीं बताऊँगा इसके बारे में क्योंकि मैं स्टोरी को क्रोनोलॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो वो कैरेक्टर बाद में आएगा। एंड बता दूँ दैट गाय इज़ एक्चुअली द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस शो। खैर हम आते हैं वापस अपने एक्लिप्स में जहाँ पे थिंग्स आर नॉट गोना गो वेल क्योंकि हम देखते हैं वहाँ का पूरा स्पेस ही चेंज हो चुका है और वहाँ पे कई सारे मतलब हज़ारों की तादाद में मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं, उल्टा वो इंतज़ार कर रहे थे अपने बड़े साहबों का और वो एक ही बात बार बार कह रहे होते हैं कि आखिरकार वो शाही दावत का दिन आ ही गया जो हर 216 सालों में एक बार होता है, द एक्लिप्स फेस्टिवल ए मौत का नंगा नाच। एंड तभी वहाँ पे वो बड़े साहब लोग प्रकट होते हैं जो कि थे 4 डिमोनिक एंजल लाइक बीइंग्स। सबसे पहले अपनी हॉट डीमन बैडी, सेकंड एक उड़ता हुआ आलू, थर्ड एक उबला हुआ अंडा एंड फाइनली द फोर्थ और लास्ट एंड ऑल्सो सबसे ज़्यादा ऑरा रखने वाला द भेजा फ्राई। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है तुम सबका द ग्रेट मौत के भंडारे में और इस बार का हमारा न्यू मेंबर बनने वाला है ये लौंडा और तुम सब तुम लोगों की लगने वाली है बहुत भयंकर वाली। जिसके बाद फिर वो लोग ग्रिफिथ को सबसे अलग कर अपने पास बुलाते हैं और उसको गैसलाइट करना शुरू कर देते हैं। बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तेरी सिलेक्शन हो चुकी है साक्षात हम हैंड ऑफ गॉड्स के द्वारा। तुझे खुद किस्मत ने चुना है अपनी ज़िंदगी दोबारा बदलने के लिए। आज तुझे मौका मिल रहा है सबसे पावरफुल बनने का और साथ ही साथ तुझे फ्री का कॉस्ट्यूम भी दिया जाएगा। जस्ट इमेजिन क्या ऑरा फॉर्म करेगा तू और तेरा सपना चुटकियों में तेरे हाथ में। वाई बी अ किंग व्हेन यू कैन बिकम अ गॉड। लेकिन इन सब के लिए तुझे बस एक वर्ड बोलना है, बस एक वर्ड, आई सैक्रिफाइस। तुझे अपने सपने के बदले इन सारे एनपीसी कैरेक्टर्स को सैक्रिफाइस करना होगा। एंड ये सब सुन के ग्रिफिथ बिना एक भी सेकंड हेजिटेट किए कह देता है आई सैक्रिफाइस और बस। जितने भी बैंड मेंबर्स तब वहाँ पे मौजूद थे इंक्लूडिंग गट्स, सब पे एक ब्रांड लग जाता है और जितने भी डीमंस और मॉन्स्टर्स तब से इंतज़ार कर रहे थे वो इन सभी के ऊपर टूट पड़ते हैं। सो बेसिकली दावत से उनका मतलब था इंसानों का दावत एंड ग्रिफिथ का गॉड बनने का सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है। सो इसके बाद यहाँ से सिर्फ हमें सारे बैंड मेंबर्स का स्लॉटर ही देखने को मिलता है एंड उन सब में अपने फेवरेट कैरेक्टर्स जैसे जूडो, गैस्टन और पीपिन भी बुरी तरह मारे जाते हैं। एंड कास्का यार बेचारी का तो आज दिन ही ख़राब है क्योंकि
उसको डीमंस लोग पकड़ के खाते नहीं बल्कि मोलेस्ट करने लग जाते हैं पहले। वहीं दूसरी तरफ गट्स भाई अपना पूरा जान लगा के उन डीमंस से लड़ रहा होता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो एक भी मेंबर को बचा नहीं पाता। तभी उसका नज़र पड़ता है कास्का के ऊपर, जो बेहोशी की हालत में था क्योंकि उसको उन मॉन्स्टर्स ने नेकेड कर बॉन्डेज हालत में पकड़ के रखा था और उसके साथ वही होने वाला था जो तुम सोच रहे हो। गट्स वो देख एकदम रेज में आ जाता है और उसे बचाने जाता है, मगर उसको भी सारे डीमंस मिलके पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ग्रिफिथ का रिबॉर्न होने का सेरेमनी कंप्लीट हो चुका है और वो फाइनली सामने आता है अपने न्यू फॉर्म और 5वां एंजल बन के, जिसका नाम होता है फेम्टो। फेम्टो गट्स के सामने आता है और हम देखते हैं कि डीमंस डर के मारे उसको ओबे कर रहे होते हैं लाइक अ किंग। एंड फिर वो कास्का को भी छुड़ा लेता है। गट्स फेम्टो को देखता है, फेम्टो गट्स को देखता है और वो कास्का की बेहोश बॉडी को टच करने लग जाता है, कुछ ज़्यादा ही। एंड फिर वो गट्स के सामने कास्का का रेप करने लग जाता है। गट्स ये देख गुस्से से चीखने लग जाता है और अपने हाथ को, जिसे एक डीमन ने पकड़ रखा था, उसे अपने ही दूसरे हाथ से काट लेता है और ग्रिफिथ को मारने जाता है, लेकिन उसे फिर से और सारे डीमंस मिलके दबोच के रख लेते हैं। एंड ये सब एक्चुअली फेम्टो यानी ग्रिफिथ ही करवा रहा था ताकि वो गट्स को टॉर्चर करवा सके उसके सामने उसकी बंदी का रेप करके। लेकिन तभी वहाँ पे एक्लिप्स का दरवाज़ा तोड़ के बिल्कुल ही किसी सुपर हीरो की तरह एंट्री मारता है अपना द गोट स्कल नाइट। और ये बंदा भाई साहब एक तो आते ही सबसे पहले भेजा फ्राई पे अटैक कर देता है बिना किसी वार्निंग के, स्ट्रेट ऑन साइड। लेकिन जब भेजा फ्राई उसके अटैक को अपने पोर्टल पावर से उसी की तरफ डिफ्लेक्ट करता है तो भाई ये बंदा उसको पैरी कर लेता है। मतलब मैंने पहली बार किसी को अपना खुद का अटैक को पैरी करते हुए देखा है। फिर उसके बाद वो टाइम वेस्ट नहीं करता, वो सीधा जाता है गट्स और कास्का को बचाने और रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो उनको लिटरली चीरते हुए चला जाता है। यहाँ तक कि फेम्टो के पास भी ग्रेविटी मैनिपुलेशन टाइप के पावर्स आ जाते हैं एंड वो उनको यूज़ करके स्कल नाइट को रोकने की कोशिश करता है, मगर स्कल नाइट को इससे झांट फर्क नहीं पड़ता और वो गट्स और कास्का को बचा के तुरंत उस एक्लिप्स से बाहर निकल जाता है। एंड फिर हमें पता चलता है कि ये जो गॉड हैंड्स हैं वो पहले से ही अपने चैड को पहचानते हैं क्योंकि वो भी उसको रोकने का हिम्मत नहीं करते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक्लिप्स के बाहर जॉर्ड भी मौजूद है एंड उसका एक हाथ और सींग भी कट चुका है एंड यस, अपने स्कल नाइट ने ही उसकी बजाई है। फिर वो गट्स और कास्का की घायल बॉडी को एक्लिप्स के बाहर लाता है एंड हम देखते हैं कि वहीं पे रिकर्ड भी मौजूद था जो दूर से इन दोनों का फाइट देख रहा था, लेकिन उसे इस बात का आइडिया नहीं होता कि एक्लिप्स के अंदर क्या सब कांड हो रहा था। स्कल नाइट उन दोनों की घायल बॉडी को रिकट के पास लाता है, जिसके बाद रिकट वही फेरी डस्ट का यूज़ करके उनके घावों को ठीक करता है। एंड इधर हमें पता चलता है कि जो जॉर्ड है और अपना स्कल नाइट बहुत पुराने राइवल्स हैं एंड जॉर्ड उससे फिर से रीमैच करने का रिक्वेस्ट कर रहा होता है, मगर स्कल नाइट उसे कहता है फिर कभी ला ले, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, हमें अपना बैटल पोस्टपोन करना होगा। और फिर जॉर्ड का नज़र जाता है गट्स पे तो वो कहने लगता है अभी ये तो वही लौंडा है, तो ये ज़िंदा बच गया हाँ, लेकिन बेचारे की किस्मत तो अब नर्क बनने वाली है। फिर वो स्कल नाइट से कहता है ब्रो तुझे जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि इस एक्लिप्स के ख़त्म होते ही वो सभी बाहर आ जाएंगे। तो इधर गट्स और कास्का का ब्लीडिंग रोकने के बाद स्कल नाइट उन दोनों को और रिकट को भी साथ लिए वहाँ से चला जाता है सेफ जगह की तलाश में। एंड इधर जॉर्ड फिर से वही अपना प्रोफेसी का डायलॉग मारने लग जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद गट्स को फाइनली होश आता है एंड वो अपने आप को एक केव में पाता है। एंड फिर हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली में अपने ओल्ड मैन ब्लैकस्मिथ गोडो के घर के पास का एक गुफा है। रिकट बताता है कि स्कल नाइट ने उन्हें यहाँ रुकने के लिए कहा था। फिर रिकट जब गट्स से पूछता है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन तुम्हारे और कास्का के साथ, तो गट्स को तभी याद आता है कास्का के बारे में, जो कि वो भी वहीं थी। एंड जब गट्स फाइनली कास्का से मिलता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि कास्का अब पहली जैसी नहीं रही। एंड फिर रिकट बताता है कि कास्का को जब से होश आया है वो सब कुछ भूल चुकी है, लिटरली सब कुछ। ना वो किसी को पहचानती है ना वो बात कर सकती है। वेल उस कांड का ट्रॉमा इतना ज़्यादा था बेचारी कास्का के लिए कि वो अब क्वाइट लिटरली पागल हो चुकी है। एंड ये सुन के गट्स को बहुत बड़ा शौक लगता है, इतना कि वो वहाँ से भाग जाता है बाहर जंगलों की तरफ।
एंड उसको फिर वो सारी मेमोरीज एक साथ आके हिट करती है कि कैसे उसके करीबी लोग जिन्हें वो अपना परिवार मानता था वो उसके आंखों के सामने मार दिए गए। जिस लड़की से वो प्यार करता था वो उसके आंखों के सामने बर्बाद कर दी गई एंड वो कुछ नहीं कर पाया। और इन सब के पीछे हाथ था उस इंसान का जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। फिर हम देखते हैं कि गट्स के गले में जो ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस का निशान है उससे अट्रैक्ट होकर कई सारे डेड और इविल स्पिरिट्स उसके पास आ रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है फिर से अपना चैड स्कल नाइट एंड उससे कहता है आज से तुम्हारी ज़िंदगी यही है बेटा। फिर वो गट्स को अपना स्वॉर्ड देता है जिससे गट्स काफ़ी इजीली उन डेड स्पिरिट्स को काट पा रहा होता है। स्कल नाइट उसे बताता है कि भले ही वो एक्लिप्स से ज़िंदा बच गया हो लेकिन उसके गले में जो ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस का निशान है उसकी वजह से दूसरी दुनिया के बीइंग्स उसे हंट करती रहेंगी ज़िंदगी भर एंड उसे हमेशा के लिए शांति नहीं मिलेगी। उसे कंटिन्यूसली लड़ते रहना पड़ेगा, यही अब उसकी किस्मत है। तो ये सब सुन के गट्स कहता है बस बहुत हो गया ये किस्मत का भाषण, अब अपना मुंह ज़रा बंद करो और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपने पूरा ज़िंदगी लड़ते हुए बिताया है, मैं आगे भी ऐसे ही जी लूँगा। और तुम्हें क्या लगता है ये चीज़ मुझे हंट करेंगी? नहीं, बल्कि मैं इनको हंट करूँगा आज से, एक एक को चुन चुन के मारूंगा जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता। ये सब सुन के स्कल नाइट को कुछ कुछ रियलाइज़ होता है, उसे वो थोड़ा थोड़ा अपने ऐसा लगता है एंड वो उसे स्ट्रगलर कह के बुलाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ यानी कास्का पे भी ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस है जिसकी वजह से उस पे भी यही खतरा मंडरा रहा है। तो वो दोनों तुरंत उसके पास जाते हैं। रास्ते में गट्स स्कल नाइट से पूछता है कि तुम्हें आखिर पता कैसे चला हमारे बारे में? तो स्कल नाइट बताता है क्योंकि बेटा मैंने ही तुम दोनों को उस एक्लिप्स से बचाया था। तो गट्स पूछता है आखिर क्यों, कौन हो तुम और हमारी मदद क्यों कर रहे हो? तो स्कल नाइट बताता है कि आई एम द फो ऑफ द इनह्यूमन्स, और मैं तुम लोगों की मदद क्यों कर रहा हूँ? वेल, तो इतना समझ लो कि यही किस्मत की मर्जी है। और मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ लाया क्योंकि ब्लैकस्मिथ गोडो का जहाँ पे घर है वहाँ पे पहले एक समय एल्फ्स रहा करते थे, जिसकी वजह से ये इविल क्रीचर्स वहाँ एंटर नहीं कर पाते। फिर वो लोग पहुँचते हैं कास्का के पास, जहाँ पे वो देखते हैं कि कास्का के आसपास काफ़ी सारे स्पिरिट्स मंडरा रहे होते हैं। एंड जब गट्स उसके पास पहुँचता है तब हम देखते हैं कि कास्का काफ़ी पेन में होती है एंड तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक अनबॉर्न फीटस बाहर आता है एंड वो जिंदा होता है। गट्स उसे देखते ही कुचल के मारने का कोशिश करता है मगर कास्का उसे ऐसा नहीं करने देती। फिर हमें पता चलता है एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सा ट्रूथ कि ये एक्चुअली गट्स और कास्का का ही बच्चा है जो कास्का कैरी कर रही थी। लेकिन जब फेम्टो ने उसका रेप किया था तब उनका ये बच्चा करप्ट हो गया था एंड अब ये एक कर्स्ड चाइल्ड बन चुका है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे वैनिश हो जाता है एंड स्कल नाइट्स गट्स को बताता है कि वो बच्चा ज़रूर फिर से उसके पास वापस आएगा एंड जब वो आएगा तब उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा होगा। और इसी के साथ स्कल नाइट वहाँ से चला जाता है, गट्स को फाइनल वार्निंग और एक मैसेज देते हुए, अगर तुम सच में उन बीइंग्स को हंट करना चाहते हो तो तुम्हें अपने ब्रांड का यूज़ करना होगा और रात में निकलना क्योंकि वो भी रात को ही निकलते हैं। और चिंता मत करना, हम फिर से ज़रूर मिलेंगे अगर हमारे किस्मत में हुआ तो। तब तक के लिए अलविदा स्ट्रगलर। एंड इसी के साथ स्कल नाइट वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद गट्स वहीं पे कुछ समय तक रहता है, आराम करता है, ट्रेनिंग करता है। एंड क्योंकि उसने डिसाइड किया है कि वो अकेले ही वॉर लड़ने जाएगा उन अदर वर्ल्डली बीइंग्स से, इसलिए रिकट और एरिका उसे काफ़ी सारे वॉर इक्विपमेंट्स देते हैं जो कि उसके सफ़र में काफ़ी ज़रूरी होंगी, जैसे आर्मर वगैरह। और क्योंकि उसका एक हाथ अब नहीं है सो रिकट स्पेशली उसके लिए एक प्रोस्थेटिक मेटल का आर्म भी बना के देता है जो कि एक तोप भी बन जाता है। एंड यहीं पे हमें पता चलता है कि जो अपना गोडो है वो कोई एरा गैरा ब्लैकस्मिथ नहीं है बल्कि वो काफ़ी लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ है एंड वो लिटरली कुछ भी बना सकता है जो तुम उसे बोलोगे। और फिर हम देखते हैं कि उसके पास एक बड़ा सा खंबे के साइज़ का स्वॉर्ड भी पड़ा होता है जिसका नाम है द ड्रैगन स्लेयर, क्योंकि कई सालों पहले उसने इस स्वॉर्ड को एक ड्रैगन को मारने के लिए ही बनाया था। लेकिन क्योंकि ड्रैगन्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते सो वो बेसिकली यूजलेस पड़ा हुआ था, क्योंकि वो इतना बड़ा और भारी है कि उसे एक अकेला इंसान उठा ही नहीं सकता। तो गट्स जब ये सब लिए अपने सफ़र पे निकलने ही जा रहा होता है
तब गोडो उसे एक काफ़ी बढ़िया सा स्वॉर्ड बना के देता है। लेकिन तभी वहाँ पे गट्स के ब्रांड से अट्रैक्ट होकर एक अपोस्टल आ जाता है, उसके सफ़र का पहला अपोस्टल, जो कि काफ़ी बड़ा था। लेकिन गट्स क्योंकि उनके लिए तैयार है पहले से ही, वो एकदम से एक्साइटेड होकर उस पर अटैक कर देता है एंड वो उसे डैमेज भी कर देता है, लेकिन उसकी वो स्वॉर्ड जो थी वो टूट जाती है। तब गट्स का नज़र जाता है उस ड्रैगन स्लेयर पे एंड फिर हमें देखने को मिलता है कि गट्स ने ईजिली उसे उठाकर उस अपोस्टल को फाड़ डाला है एंड तभी वो डिसाइड कर लेता है कि उसके लिए यही स्वॉर्ड परफेक्ट है उसके लड़ाई के लिए। नाउ अब पूरी तरीके से रेडी होकर गट्स निकल पड़ता है अपोस्टल्स के अगेंस्ट अपने वॉर पैथ में, जब तक उसे ग्रिफिथ नहीं मिल जाता एंड वो कास्का को रिकट और एरिका के केयर में ही छोड़ जाता है क्योंकि वो वहीं पे सबसे सेफ है। लेकिन कब तक? सो गाइज, ये था हमारा बर्सर्क का एक्लिप्स आर्क एंड इसके ठीक बाद आएगा अब द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क एंड उसके बाद फिर 3 और बड़े आर्क्स हैं जिनके बाद हम बर्सर्क की पूरी मांगा को कवर कर डालेंगे। बाय द वे, बर्सर्क की मांगा वैसे भी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि वो अभी भी ऑनगोइंग है। सो या तुम्हें अगर नेक्स्ट आर्क्स की वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करवा दो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीडियोस में जितना लोगों को लगता है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत लगता है, बाकी लोगों की तरह नहीं जो AI से बनवा लेते हैं। खैर, तुम अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं अगला आर्क तुरंत ही बना दूंगा क्योंकि मैंने पूरी मंगा ऑलरेडी पढ़ रखी हुई है एंड आई एम टेलिंग यू, असली बर्सर्क की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। अभी तक तुमने जो देखा वो तो बस बैक स्टोरी था गट्स का, असली स्टोरी अब यहाँ से शुरू होता है। तो या आगे बहुत मज़ा आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।